अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ फ्रेंड्स ने इंसिस्ट किया कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं, जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक इंग्लिश लिटरेचर की टेक्निक है, टेक्निक ऑफ राइटिंग। ये टेक्निक क्या है, ये कब से स्टार्ट हुई और ये लिटरेचर में कैसे आई, बेसिकली ये है क्या, हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, द वर्ड जो स्ट्रीम है ना, ये स्ट्रीम फ़्लो से निकला है। ये एक दरिया के फ़्लो, एक नदी के फ़्लो के बारे में। ये देखिए, ये फ़्लो जो है थॉट्स का फ़्लो है। बेसिकली स्ट्रीम कहते हैं नदी को, मगर ये जब हम लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि इट्स अ फ़्लो ऑफ थॉट्स, इनर फीलिंग्स ऑफ ह्यूमंस। और कॉन्शियसनेस मीन्स द सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट वी आर थिंकिंग प्रेजेंटली। ह्यूमन जो थॉट्स होते हैं वो कभी भी एक जगह पे टिकते नहीं हैं। इंसान के थॉट्स कभी पास्ट के बारे में विज़िट करते हैं, कभी फ्यूचर को विज़िट करते हैं, तो कभी प्रेजेंट टाइम को करते हैं। तो ये जो थॉट्स हैं ये रैंडम होते हैं, ये नॉन लीनियर होते हैं, लीनियर नहीं होते। इस तरह की जो थॉट्स हैं जो कि हमारे मुसलसल बहते रहते हैं, ये जो बहना होता है थॉट्स का, कभी पास्ट पे करना, कभी फ्यूचर के बारे में सोचना, या कभी प्रेजेंट टाइम के बारे में, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज़ नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे इवॉल्व हुई थी, ये विलियम जेम्स के नाम से एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। विलियम जेम्स ने इस टर्म को 1819 में डिस्कवर किया था। ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टर्म को बताया था कि इंसान के जो थॉट्स हैं वो नॉन लीनियर है, कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बात करते। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे थॉट्स कभी पास्ट को विज़िट करते हैं या कभी फ्यूचर को करते हैं, तो ये एक तरह से एक तसलसल नहीं रहता, बल्कि एक इमेजेस इस तरह से पोर्ट्रे किए होते हैं कि वो जंप करते रहते हैं टू प्रेजेंट टाइम, टू फ्यूचर टाइम एंड टू पास्ट टाइम। इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ लें कि मैं इस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं वीडियो बनाने के फ़ौरन बाद मेरा जो माइंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पास्ट के बारे में सोचने लगे और उसी टाइम पे फिर जंप करे टूवर्ड्स फ्यूचर। इसको और आसानी से समझेंगे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऐसी जगह पे विज़िट करती हूँ जहाँ पे मेरा जाना 10 साल के बाद हुआ है, और 10 साल के बाद जिन लोगों के साथ मेरी एसोसिएशन थी, जिनके साथ मेरी बातचीत थी, जो विज़िट करते थे उस एरिया को, अगर मेरे माइंड पास्ट इवेंट के बारे में सोचने लगे, तो मुझे वो इंसिडेंट, वो चीज़ें याद आने लगेंगी कि दैट वाज द पास्ट थिंग। मैं इमेजेस में फ़ील करूँगी कि दैट पर्सन पास्ट फ्रॉम दैट डोर, ही टॉक टू मी, ही कैम एंड सिट देयर। और उसके दो नेक्स्ट मोमेंट पे फिर मेरा माइंड विजिट करेगा फ्यूचर थॉट्स को, देन इट कम्स बैक टू द प्रेजेंट टाइम्स। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स, इस टेक्निक को लिटरेचर में सबसे पहले डोरोथी रिचर्डसन के नाम से एक राइटर थी, उन्होंने लिखा था अपने एक वर्क में। पिलग्रिमेज के नाम से एक वर्क था। उस टेक्निक में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने लिटरेचर में इस टेक्निक को इस्तेमाल किया था, तो बाद में ये चीज़ ज़ाहिर हुई थी कि लिटरेचर में फ़र्दर कुछ राइटर्स ने फिर उस पर लिखना शुरू किया था। जिस तरह कि वर्जीनिया वुल्फ ने अपने 2 वर्क्स, मिसेस डोलोवे और टू द लाइट हाउस, दोनों ही वर्क्स में उन्होंने इस टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जेम्स जॉयस ने अपने वर्क यूलिसिस में, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट ऑफ अ यंग मैन, दोनों वर्क्स में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। और एज द टाइम पास्ट काफ़ी राइटर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते गए। अगर हम अमेरिका की बात करें कि अमेरिकन एक राइटर हैं विलियम फॉकनर, उन्होंने अपने एक नावल द साउंड एंड द फ्यूरी, यस फ्रेंड्स, ये एक ऐसी नावल है जिसको पढ़ना आसान नहीं है। इस नावल में हम बात करते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर है बेंजी के नाम से, हुज़ मेंटल कंडीशन इज़ नॉट गुड because he was completely depending psychologically with his sister Caddy. So he was depending on him. Caddy was looking after him. So Benji is thinking about the past time and future time and about the present time. So विलियम फॉकनर, अमेरिकन राइटर, ने इस टेक्निक का इस्तेमाल साउंड एंड फ्यूरी नावल में इस तरह से किया है। तो फ्रेंड्स, ये तो है टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या इस टर्म के इवॉल्व होने से पहले भी इस्तेमाल होती थी? जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे राइटर्स थे कुछ, जैसे कि रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय, उन्होंने अपने 2 वर्क्स, एना करनेना एंड वॉर एंड पीस, इन दोनों वर्क्स में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है अननोइंगली, कि वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को एग्जिबिट कर रहे थे, अपने नावल में शो कर रहे थे।
उसके अलावा एडगर एलन पो जो कोई अमेरिकन राइटर हैं, क्रिटिक है, उन्होंने भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है अननोइंगली, क्योंकि उस वक्त एक लेबल नहीं था, मगर ये टेक्निक पास्ट में इस्तेमाल हो रही थी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक और इंटीरियर मोनोलॉग में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों ही टेक्निक्स हैं, दोनों लिटरेचर की टेक्निक्स हैं। फ़र्क ये है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जब हम जंप करते हैं पास्ट से प्रेजेंट में, प्रेजेंट से फ्यूचर में, या फ्यूचर से प्रेजेंट में, तो इस तरह की ये नॉन लीनियर थिंकिंग प्रोसेस होता है जिसमें ग्रामेटिकली और सिंटैक्टिकली हम कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, जबकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। या तो फिर प्रेजेंट की बात होती है, या पास्ट की बात होती है, या सिर्फ फ्यूचर की बात होती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगी कि टी.एस. इलियट का एक वर्क है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग सॉन्ग, जिसमें उन्होंने इंटीरियर मोनोलॉग को एग्जिबिट किया है। फ्रेंड्स, उसमें होता ये है कि एक मिडिल एजड पर्सन इज़ गोइंग टू प्रपोज टू अ फीमेल हु इज़ यंगर टू हिज एज, एंड ही इज़ हैविंग अ इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कि मैं किस तरह से लग रहा हूँ, मेरी उससे मुलाकात कैसे होगी, वो मुझे देख के फ़र्स्ट लुक में क्या तस्वुर करेगी, या मैं कैसा लग रहा हूँ, वो अपने आप को जिस तरह से कर्स कर रहा होता है, दैट इज़ एग्जिबिटिंग शोइंग अस द इंटीरियर मोनोलॉग। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अंडरस्टैंड की होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।